हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका मैथ्स मेंटर रैम्बो सर स्वागत करता हूं आपका जीत बैच में। आज 20 तारीख है। आज ये हमारा पहला लेक्चर है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैट्रिसेस। पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये ड्रॉप बैच है और ये बैच मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा जो अभी 12th क्लास में है या 11th क्लास कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं है। एक और बात, ये बैच ड्रॉप बैच के लिए है। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से, ये जो ड्रॉप बैच में बच्चे होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कई बार, और कई बार क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज होता है। तो दोनों ही केस खतरनाक होते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई बार देखा गया है कि जो बच्चे ड्रॉप करते हैं उनको लगता है कि अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये चैप्टर तो बहुत इजी है, ये तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। भाई देखो, अगर आते होते तो सिलेक्शन श्योर हो चुका होता। ये चुभने वाली बात है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको फुल्ली डेडिकेटेड होके लेक्चर्स देखने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको क्या क्या करना है, एक तो रेगुलर बेस पे आपको लेक्चर्स देखने होंगे, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे वो असाइनमेंट करने होंगे, डीपीपी करनी होंगी, पीवाईक्यू जरूर लगाने होंगे। पीवाईक्यू लगाने से एक बेनिफिट क्या होता है बच्चे, आपको ट्रेंड का पता चलता है कि आजकल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और उनको हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। भाई देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां कोई भी बैकलॉग ना लगे। कई बार क्या होता है, बच्चा सोचता है कि भाई हम इसको बाद में कर लेंगे, या हो सकता है कोई अर्जेंट वर्क आ गया आपके साथ या घर में कोई फंक्शन है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो आपको उस टाइम को, एक्स्ट्रा टाइम, कभी भी टाइम निकाल के आप उसको लेक्चर को तैयार करोगे। और चाहे आप वो नाइट में टाइम निकालो, जो आपका कंफर्ट जोन हो उसमें टाइम निकालो, मतलब आपको टाइम निकाल के रेगुलर बेस पे वो लेक्चर तैयार करना होगा और उसके असाइनमेंट तैयार करने होंगे। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात, आपको शॉर्ट नोट की एक बुक बनानी होगी, नोटबुक बनानी होगी। असाइनमेंट सारे अलग से सेपरेट होने चाहिए। शॉर्ट नोट, मैं बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट जरूर बनाने होंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत काम आते हैं। आपका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको टेस्ट जरूर देने होंगे। ये टेस्ट आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे हर बच्चे को। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा सोचता है ये तो नॉर्मल चैप्टर था, इसका टेस्ट देने की जरूरत क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं फिर भी आपको वर्कशीट पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। उससे दो बेनिफिट होंगे। जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसके दो बेनिफिट क्या है, एक तो स्पीड आपकी आएगी, एक एक्यूरेसी आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो एक्यूरेसी आती है और स्पीड बनती है। क्योंकि एग्जाम में, ये जो एग्जाम है यहां यही तो देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप एक शॉर्ट टाइम में कितनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बड़ा खेल नहीं है बच्चे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक और बात, कई बच्चों के माइंड में होता है यार यूट्यूब से हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कंफर्म सिलेक्शन होगा बच्चे, क्योंकि यहां मैं आपको पूरा कंटेंट देने वाला हूं। यहां आपको जेई में जीत दिलाने की गारंटी मेरी है, लेकिन इस गारंटी एक तभी कंफर्म हो पाएगी जब आप भी फुल्ली डेडिकेटेड हो, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। यहां आपको भी मेहनत करनी होगी, जम के मेहनत करनी होगी, तभी सिलेक्शन होगा। और एक बात और दिमाग में रखिएगा कि हमारा कोर्स कंप्लीट नवंबर लास्ट या दिसंबर मिड तक हो जाना चाहिए, ताकि आप जैन में ही सिलेक्शन ले लो। अगर आप जैन में टारगेट लेके बैठे हैं कि जनवरी में मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो आप 100% आईआईटी में पहुंचोगे, क्योंकि जैन में आप जेई मेन क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद आपने प्रॉपरली जम के मेहनत करनी है। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आपको, देखिए आपने जब ड्रॉप लिया ना, तो आपका सपना आईआईटी ही होना चाहिए, और वो होगा, कंफर्म होगा। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो कंफर्म वो सिलेक्शन आपको मिलेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। अब एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हम लोगों ने इसको स्लॉट में डिवाइड किया है, कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे अलजेब्रा। अलजेब्रा की मैं बात करूं, क्यों करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर वो चैप्टर्स आते हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो और कम मेहनत करके भी ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। इसके अंदर आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आएगा, बाइनोमियल थ्योरम,
sequence and series, permutation and combination P and C, quadratic equation, complex number and probability. ये टॉपिक्स के अंदर आने वाले हैं। आपने देखा होगा बच्चे, यहां से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाइनोमियल से भी 1 क्वेश्चन बन जाता है, यहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सीक्वेंस 3 से बनते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमारा 1 क्वेश्चन आता है, एक यहां से मान लेते हैं हम 2 क्वेश्चन बनते हैं दोनों को मिला के, और प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन आता है। हम इसी के अंदर एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे, स्टैट्स, वैसे अलग से चैप्टर है बट हम इसको भी इसके अंदर कंसीडर करेंगे। यहां से अगर देखोगे आप टोटल लगभग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि पहले जल्द से जल्द इन टॉपिकों को क्लियर करें, और इसके बाद एक तो हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और ये जब कंप्लीट हमारी ये ब्लॉक अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा तो एक अलजेब्रा का कंप्लीटली टेस्ट भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो, आपको सब पता होगा भाई, जेईई मेन क्वालिफाई करने के लिए अगर आप 99 परसेंटाइल में जाना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इससे लास्ट वीडियो में बताया था, 99 परसेंटाइल में अगर आपको जाना है तो आपको 15 से या 12 से 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये मैं एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूं, लेकिन आप लोग मन में टारगेट बनाकर चलना, मुझे पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है बच्चे, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन अभी फिलहाल आपको सेफ जोन में आने के लिए, इस 99 परसेंटाइल में आने के लिए इतने क्वेश्चन तो करने ही होंगे। तो चलते हैं, हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो मैट्रिक्स होती क्या है, मैंने पहले ही बताया बच्चे, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपने चैप्टर कर रखा हो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर वे में वीडियो देखनी है और नोट्स तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, और ध्यान रखिएगा जो भी असाइनमेंट मिलेगा आपको वो असाइनमेंट जरूर प्रैक्टिस करने। तो पहला क्वेश्चन आता है, ये मैट्रिक्स होती क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिंपली अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये होता है बच्चे हमारा रेक्टेंगुलर array of numbers, rectangular array of numbers. Here array stand for arrangement, so what is matrix? Matrix is a rectangular array of numbers in which numbers are arranged in a row or column, denoted by, और इसको डिनोट किया जाता है, denoted by aij और ये कैपिटल ब्रैकेट। Here aij stand for elements, student, I stand for row and J stand for column. For example, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये A इस टाइप का एक फ्रेम होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। लाइक मैंने बोला अभी aij, तो यहां लिखेंगे हम A11, इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 1 3 and so on up to A1n, like A21 A22 and so on A2n, either M1 और ये Mn. Horizontal lines are known as row and the vertical lines are column. ये हमारी रो होती है horizontal line, और vertical line column. रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, ये रो मैंने बोला अभी, और ये हमारा कॉलम। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना, ये कहलाता है स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, दीज आर एलिमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रो एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉलम, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज ऑर्डर। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। a इज इक्वल टू सपोज 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसकी बात करूं, आपको नजर आ रहा होगा साफ, इसके अंदर कितनी रोज हैं बच्चे, जरा गौर से देखिएगा। आप देख रहे होंगे 1, ये रो होती है हमारी, और ये हमारे कॉलम। 1 2, हाउ मेनी रोज आर देयर, 2, एंड कॉलम 1 2 3, तो कॉलम कितने बच्चे, 3। अगर मैं आपसे ऑर्डर की बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये होगा 2 into 3। मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना ऑर्डर कहलाता है, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो कहलाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा बच्चे 2 into 3, दैट इज व्हाट 6। सो 6 इज
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी मैंने बोला आपको कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से, इसका मतलब क्या है अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया। आई स्टैंड फॉर रो, जे फॉर कॉलम। अगर मैं बात करता हूं राइट A12, व्हाट विल 12? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आपको फर्स्ट रो में जाना है और सेकंड कॉलम मतलब ये एलिमेंट रहेगा यानी 3। अगर मैं बात करता हूं बच्चे A22, व्हाट विल 22? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट विल 6। तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो ऑर्डर क्या हुआ? मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना, और मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आएगी दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर में एक रिलेशन निकला। यहां से क्वेश्चन चेंज करके यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि कोई मैट्रिक्स है, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स 12 हैं, टोटल एलिमेंट्स 12 हैं, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? राइट, टोटल पॉसिबल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब 12 को मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैं 12 को लिख सकता हूं हिट एंड ट्रायल मेथड से। 1 इंटू 12, स्टार्टिंग 1 से करनी है। 1 इंटू 12, फिर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू वॉट? 2 इंटू 6। क्या 3 इंटू लिख सकते हैं? 3 इंटू 4। 4 से इंटू कर सकते हैं क्या? यस। 4 इंटू 3। क्या 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं 12? नहीं। क्या 6 इंटू लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 इंटू वॉट? 2। उसके बाद 7 इंटू? नो। 8 इंटू? नो। तो सीधे क्या आएगा? 12 इंटू 1। 12 इंटू 1। तो आपने देखा कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए इसके? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे कि कोई मैट्रिक्स है जिसके टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास? सपोज टोटल एलिमेंट है 5। टोटल एलिमेंट कितने बच्चे? 5। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? इसका होगा 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। ये तो बात हुई जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ लिमिटेड होंगे, लाइक 12 18 30। बस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाएं तो क्या करें आप? तो क्या करना है आपको? अगर मैं बोलता हूं सपोज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास n है, तो सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना होगा इसको। इस ट्रिक को समझिएगा। ये कब करना है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास बहुत ज्यादा आ जाए तो इसको आपको फैक्टराइज करना है। सपोज फैक्टर करने के बाद x आया हमारा अल्फा टाइम, y आया बीटा टाइम, z आया गामा टाइम, देन टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल व्हाट? ये जो पावर्स होंगी इनके पावर्स में 1 1 आपको ऐड कर देना है बच्चे। ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, दैट विल योर टोटल पॉसिबल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बोलता हूं आपसे 18 एलिमेंट है, पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 18 एलिमेंट है तो मैंने क्या बोला अभी आपको? 18 के फैक्टर कर दीजिए। 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 3 जा, और 3 1 जा 3। तो मैं 18 को लिख सकता हूं कितना? 2 इंटू 3 इंटू 3। यू में राइट व्हाट? 2 इंटू 3 की पावर 2। तो मैंने क्या बताया बच्चे आपको? ये जो पावर्स होती हैं उनमें 1 1 ऐड कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पावर कितनी है बच्चे यहां? 1, तो 1 प्लस 1। इसकी पावर कितनी है? 2। 2 में 1 ऐड करिए, ये हो गया 3। तो ये आ गया बच्चे 2 इंटू 3, दैट इज व्हाट? 6। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 6। एक बार 12 को चेक कर लीजिए। आपने देखा यहां कितने एलिमेंट ऑर्डर हैं? 1 2 3 4 5 6। यहां से भी कितने आ रहे हैं? 6। इसको जरा चेक करिए इस वाले ट्रिक से। अगर मैं 12 की बात करूं, 12 के फैक्टर करिए, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 6। फिर अगेन 2 से कितना हुआ? 3। 3 बन जा 3। तो आपने देखा 12 को मैं लिख सकता हूं कितना? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे? पॉसिबल ऑर्डर विल व्हाट? पावर में 1 ऐड करिए तो 2 प्लस 1 इंटू पावर में फिर 1 ऐड करिए तो ये आ गया बच्चे 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6। आपने देखा यहां से भी 6 आ रहा है। तो ये कैसे वर्क करता है अभी आपने देखा। एक बार फिर एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ देयर आर 240 एलिमेंट्स, इफ देयर आर 240 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बच्चे? 240।
इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, इससे कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं जिनके ऑर्डर अलग अलग कितने हो सकते हैं। तो क्या बताया बच्चे मैंने अभी, 240 को आपने कुछ नहीं करना, फैक्टराइज करना है। 2 से करिए 2 120 आ जाएगा, 2 से कितने 60 आ गया, फिर 2 से कितना आ गया 30 आ गया, अगेन 2 से कितना आ गया 15 आ गया, अब 3 से 5, अब ये 5 से 1। तो आपने देखा 240 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो ये आया बच्चे 2 की पावर 1 2 3 4, मतलब 4 आ गया, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर इज, पॉसिबल ऑर्डर इज व्हाट, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 4 + 1, यहां पावर में 1 ऐड करेंगे 2, इधर भी पावर में ऐड करेंगे 2, तो कितना हुआ ये बच्चे 5 × 2 × 2, दैट इज व्हाट 20। तो 20 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर। तो अभी आपने जाना मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ रो और कॉलम। तो एक बार फिर देखिए एक और एग्जांपल, इफ ए कोई मैट्रिक्स है, लाइक अगर मैं आपसे बोलता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लाइक दिस। अगर मैं नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछता हूं हाउ मेनी रोज आर देयर, रो कितनी है बताइए 3, कॉलम, कॉलम कितना है बताइए, कॉलम आप देखोगे कितना है बच्चे 3। अगर मैं बोलता हूं आपसे इसका ऑर्डर क्या होगा तो 3/3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल 3 × 3 मतलब 9। यहां आपने देखा होगा 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2025 में भी क्वेश्चन आया, एक टर्म आती है बच्चे ट्रेस, एक टर्म आती है ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? तो ट्रेस का मतलब होता है एलजेब्रिक सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं किससे बच्चे, TR ऑफ A, ट्रेस ऑफ A। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। अब भाई रेक्टेंगुलर मैंने बताया मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, तो इसके अंदर डायगोनल ये भी हो सकता है और डायगोनल ये भी हो सकता है, बट मेन डायगोनल कौन सा होता है, ये हमारा मेन डायगोनल होता है। इस वाले को हम बोलते हैं बच्चे मेन डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसके अंदर रो और कॉलम आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है, लाइक 1 1 2 2 3 3। तो इसका सम ये हमारा ट्रेस कहलाता है। तो ट्रेस विल व्हाट, A11 + A22 + A33। तो इस तरह से हम ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एग्जिस्ट करता है ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने बताया मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, बट यहां मैंने बोला अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है ये रो होती है और ये कॉलम होती है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं तो इसको हम बोल सकते हैं लेंथ है और ब्रेड्थ है। अगर ये लेंथ और ब्रेड्थ हमारी इक्वल आ जाए, मतलब रो और कॉलम इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर रो इज इक्वल टू कॉलम है, मतलब m इज इक्वल टू n है, और यू में राइट i इज इक्वल टू j, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हमारा ट्रेस एग्जिस्ट करता है। तो ट्रेस क्या होता है बच्चे, अलजेब्रिक सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो कहीं भी ट्रेस लिखा आएगा तो ध्यान रखिएगा ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं 3 टाइम ऑफ ट्रेस, इसका मतलब क्या होगा, जो अलजेब्रिक सम है उसको या तो मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल दें, या उसके सम निकालने के बाद भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी एग्जिस्ट करती हैं इन केस ऑफ ट्रेस। तो ट्रेस आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी में। देखिए अभी मैंने बार बार बोल रहा हूं हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में अभी हमने क्या क्या पढ़ा, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ट्रेस। दोबारा से सुनिए, डेफिनेशन आपने पढ़ी, मैट्रिक्स क्या था, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यहां एक वर्ड आया बच्चे अरेंजमेंट। ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई अरेंजमेंट तो हमने 11th क्लास में भी सुना था, 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वहां परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन यूज फॉर सिलेक्शन एंड परमुटेशन इज यूज फॉर अरेंजमेंट। बट अरेंजमेंट मैंने यहां भी बोला मैट्रिक्स क्या है,
एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये कैसे वर्क करता है परमुटेशन की तरह से, तो जरा गौर से देखिएगा। आपने देखा होगा परमुटेशन के अंदर अगर मैं बोलता हूं इफ देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स आर देयर, कहता है फाइंड टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग 3 डिजिट नंबर, यह कहिए हाउ मेनी टोटल वेज टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। अब यहां 3 डिजिट का मुझे कोई नंबर बनाना है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपने देखी होगी, तो उसको कैसे अरेंज करते थे। इस क्वेश्चन को करने के हमारे दो मेथड होते थे। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर मेरे पास ये 5 एलिमेंट हैं और मैं कहता हूं मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है कोई, तो उसके टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं। तो देखिए उसको करने का तरीका आपके पास होता था, इसको फिल करने के चांस क्या है, मेरे पास 5 ऑप्शन है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसके चांस कितने हो जाते थे 4, और इसके चांस कितने हो जाते थे बच्चे 3। तो टोटल पॉसिबल वेज क्या होते थे, टोटल वेज होते थे हमारे 5 इंटू 4 इंटू 3। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते थे आप, कितना है ये 20 इंटू 3 60, तो 60 पॉसिबल वेज हैं। अगर मैं बात करूं 1 2 3 डिजिट का बनाना है लेकिन रिपीटेशन अलाउ है, अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो उसके चांस क्या हो जाते बच्चे 5, इसके अगेन 5, इसके अगेन 5, तो टोटल वेज क्या होंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 मतलब 125, तो 125 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। इसी पे बेस्ड एक मैट्रिक्स में क्वेश्चन बन जाता है क्या, राइट टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद एलिमेंट 1 and 5। सपोज भाई 2 by 2 की मैट्रिक्स मुझे बनानी है, जरा समझिएगा, अच्छे से समझिएगा बच्चे, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो यहां कुछ एलिमेंट होगा, यहां भी कुछ एलिमेंट होगा, लाइक दिस। इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, मेरे पास एलिमेंट कितने दिए हैं 2, और मुझे एलिमेंट चाहिए कितने बच्चे 4। तो यहां वो बोले या ना बोले ये तो अंडरस्टूड है, रिपीटेशन अलाउ करना ही होगा मैं, क्योंकि प्लेस मेरे पास 4 है और नंबर मेरे पास क्या है 2, तो इसका मतलब रिपीटेशन तो होगा। इसको फिल करने के चांस क्या होंगे मेरे पास बच्चे 2, इस वाले को फिल करने के चांस क्या होंगे अगेन 2, इसको फिल करने के चांस अगेन 2, और फिर इसको भी फिल करने के चांस भी 2। सो यू मे राइट व्हाट 2 की पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, सो 16 पॉसिबल मैट्रिक्स इसकी बन सकती हैं। तो यहां से आप डायरेक्टली अगर इसको ट्रिक का नाम दे दो तो ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, आपने देखा 2 2 2 2 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा k की पावर m इंटू n, वेयर k क्या होता है, k होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, और m इंटू n क्या होगा बच्चे, इसका ऑर्डर, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, कहता है राइट टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 with each entry 1 and 2, 1 and 2। आप देख रहे होंगे मेरे पास कितने एंट्रीज दिए हैं, कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, केवल 2, तो k कितना हो गया मेरे पास 2, k की वैल्यू क्या हो गई बच्चे 2, और ऑर्डर कितना है m by n कितना दिया हो बच्चे 3 by 3, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स इज k पावर m इंटू n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 की पावर 3 by 3 दैट इज व्हाट 2 की पावर 9, और ये आ जाएगा 512। ठीक है बच्चे, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो ये होता है हमारा परमुटेशन से कैसे रिलेट करती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अभी जाना हमने, मैट्रिक्स क्या होती है, इसी में आता है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। देखिए कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्ट
a 2 by 2 matrix whose elements are related as first aij is equal to I plus j, second aij इक्वल टू I प्लस जे की पावर 2 डिवाइड बाय 2। ये दो एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 by 2 की मैट्रिक्स मुझे बनानी है तो क्या करेंगे, लेट ए मैंने कोई मैट्रिक्स कंसीडर किया, क्योंकि 2 by 2 बोला है बच्चे, इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम मतलब क्या होगा, a11 a12 a21 a22, ये हमारी मैट्रिक्स है। अगर मुझे a11 a12 a21 a22 मिल जाए तो मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी, बात बन जाए। अब क्या गिवन है बच्चे, आपको दिया है aij इज इक्वल टू I प्लस जे। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पहला a11 फर्स्ट फाइंड आउट करना है बच्चे a11, तो कुछ नहीं करना, I के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1, 1 प्लस 1 कितना आया 2। नाउ नेक्स्ट इज a12 I1 j2 1 plus 2 that is what 3। next is a21 this is 2 plus 1 is what 3। a22 2 plus 2 is equal to 4। put all these value here, so therefore matrix will what, this will 2 3 3 and 4, this is your matrix। now next is case 2। केस 2 देखिए जरा, अब की बार क्या गिवन है, ए आई जे में रिलेशन दिया है बच्चे I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगेन मुझे 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2 by 2 की मैट्रिक्स अगर बनानी है तो मैं लेट कर लेता हूं कोई मैट्रिक्स है A इज व्हाट a11 a12 a21 a22। अगर ये एलिमेंट मुझे मिल जाए तो मेरी मैट्रिक्स तैयार। अब गिवन क्या था बच्चे, ए आई जे में रिलेशन दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं a11 का मतलब क्या है, I1 J1 पुट हियर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, इसके अंदर पुट करना है, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एक 2 कैंसिल कितना बचेगा 2। अगर मैं बात करता हूं 1 2 की, I1 J2 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आएगा 9 बाय 2। a21 2 प्लस 2, ये तो कैलकुलेशन फटाफट से कर सकते हो आप, ये 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दिस इज 9 बाय 2। अगेन a22 व्हाट विल दिस, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये कितना आया बच्चे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हुआ 16 बाय 2, फाइनली 8। सो व्हाट विल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो जाएगा, इन सारे एलिमेंट को इधर अरेंज कर दीजिए। a11 कितना था हमारा 2, a12 कितना बच्चे 9 बाय 2, और ये अगेन 9 बाय 2 और इधर 8, तो फाइनली ये आपके मैट्रिक्स आ गए। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन बोलता है आपको कंस्ट्रक्ट अ 2 by 3 मैट्रिक्स, अब की बात 2 by 3 मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट आर रिलेटेड एज ए आई जे, गिवन है I प्लस जे इफ I इज लेस देन जे, I इंटू जे इफ I इज इक्वल टू जे, I माइनस जे इफ I इज ग्रेटर देन जे। अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करें, वेरी सिंपल। अगेन वही भाई, हमें फाइंड आउट करना है 2 by 3 मैट्रिक्स। 2 by 3 मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं आप, 2 रो 3 कॉलम। पहले एक रफली मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 2 रो यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23, आपको नजर आ रहा होगा बच्चे इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर मुझे a11 a12 a13 ये सब मिल जाए तो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वेरी सिंपल रिलेशन हमें दे रखा है, हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए a11 आपको नजर आ रहा होगा, I कितना है बच्चे 1, J कितना है 1, बोथ आर इक्वल। और अगर इक्वल हैं तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट 1। नाउ नेक्स्ट इज a12, I हमारा 1 J हमारा 2, विच वन इज ग्रेटर J। अगर J बड़ा है तो ये केस लगने वाला है, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 2 फाइनली 3। a13 अगेन J बड़ा है, 1 कितना है बच्चे, I कितना है हमारा 1, J कितना है 3, तो 3 ग्रेटर है
तो अगेन ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद A21। अब की बार आप देख रहे होंगे I2 है, J1 है, I मतलब छोटा है, I बड़ा है, सॉरी I बड़ा है, तो ये वाला केस है, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 = व्हाट 1। A22, 22 मतलब इस बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 ये हो जाएगा 4। A23 J ग्रेटर है, J ग्रेटर तो ऐड कर दीजिए 2 + 3 दैट इज व्हाट 5। पुट ऑल दिस वैल्यू हियर, सो A विल व्हाट, A हमारे पास आने वाला है मैट्रिक्स कितने बच्चे 1 3 4 1 4 एंड 5, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? Two matrices are said to be equal to each other. If A equal to, suppose A कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22 and B another matrix B11, B12, B21, B22. A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B, A और B इक्वल होंगे कब? इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑर्डर भी सेम होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। मतलब A11 इक्वल होगा B11, A21 इक्वल होगा B21, हियर A12 इक्वल होगा B12 और A22 इक्वल होगा B22। यानी अगर ये इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, इफ A कोई मैट्रिक्स है, सपोज x + y 4 5 2x - y इज इक्वल टू सपोज 3 4 5 7 कुछ भी है, कहते हैं अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ A एंड B, ये कोई B मैट्रिक्स है, कहता है फाइंड x and y if A is equal to B। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बच्चे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब x + y इज इक्वल टू 3, 4 तो 4 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मतलब 2x - y इज इक्वल टू व्हाट 7। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चे 3x इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया 10। सो व्हाट इज x, x विल व्हाट 10/3, 10/3 हो जाएगा। x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y आ जाएगा, दैट विल योर आंसर। तो y क्या आ जाएगा बच्चे, y आ जाएगा 3 माइनस x कितना होगा 10/3, तो y विल व्हाट, ये आ जाएगा 3 3 3 9 - 10 मतलब -1/3, ये इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है आप लोगों ने देखा अभी, मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जिसमें रो और कॉलम में हम उसको एलिमेंट को अरेंज करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो होती है, वर्टिकल लाइन हमारी कॉलम होती है। अगर रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए अब इसी में आगे चलते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आता है बच्चे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। भाई टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं टॉपिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं आपको कुछ टाइप पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स की, और ये टाइप अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाते ही खत्म नहीं होंगे, इसके बाद भी बहुत सारी मैट्रिक्स हम देखेंगे, वो मैं जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा बताता जाऊंगा, क्योंकि मैट्रिक्स के टाइप डायरेक्टली खत्म नहीं होते, लेकिन जो अभी डायरेक्टली हम पढ़ते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, और इसके बाद मैट्रिक्स की टाइप की बात करें तो ये चलती रहेंगी, जब तक मैट्रिक्स चलेगा टाइप बार बार आती रहेंगी। अभी देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैट्रिक्स आती है हमारी, फर्स्ट होती है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? एज नेम इंडिकेट रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होगा उसे हम बोलते हैं बच्चे रो मैट्रिक्स, लाइक दिस हैविंग सिंगल रो, A1 1 3 1 4 1 n। अगर हम बोले इसको बोल सकते हैं ऑर्डर क्या होगा 1 × n, रो 1 है और कॉलम कितने बच्चे n, हैविंग सिंगल रो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, व्हाट विल कॉलम मैट्रिक्स,
भाई रो मैट्रिक्स क्या थी? जिसके अंदर एक रो था। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके अंदर एक कॉलम होगा। हैविंग सिंगल कॉलम, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, लाइक A11, A21, A31 एंड सो ऑन अप टू AM1। तो ये हमारा कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ज्यादा हैं रो से तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है, और अगर नंबर ऑफ रो ज्यादा हैं तो इसका मतलब वो वर्टिकल मैट्रिक्स होती है। तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हैविंग सेम रो एंड कॉलम। जब रो और कॉलम सेम हो जाएगा दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, लाइक A11, A12, A21, A22। आप देख रहे होंगे इसके अंदर 2 रो है, 2 कॉलम है। तो मतलब जब m और n इक्वल हो जाएं, रो और कॉलम इक्वल हो जाएं, उसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है इसी में डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ वन diagonal matrix. As name indicate, diagonal matrix having only diagonal elements and other are zero, जिसमें केवल मेन डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। मतलब A11, A22, A33 यही होने वाले हैं, बाकी क्या होंगे? 0 0 0 0 0 0। ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो डायगोनल हैं ये स्टूडेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इनमें 0 भी हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में आता है बच्चे एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक छोटा भाई होता है। A matrix is said to be scalar matrix having same diagonal elements, मतलब diagonal element तो हों बट सारे क्या हों? सेम, लाइक दिस k 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4, लाइक मतलब जब डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो जाएं तो उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी डायगोनल स्केलर नहीं होती, बट सारी स्केलर मैट्रिक्स को मैं डायगोनल कह सकता हूं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्केलर मैट्रिक्स इसका एक सबसेट है, इसी का एक छोटा पार्ट है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो, दैट मे बी 2 2 3 3 4 4 व्हाटएवर। इसी में एक और मैट्रिक्स बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे बच्चे? 1 1। अगर मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 है तो समझ जाइए वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स है। कई बार यहां लिख देता है वो A2 A2 A3, ये 2 3 लिखने का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर जैसे यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब रो और कॉलम दोनों ही 2 होंगे। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। अगर सॉरी आई से डिनोट करते हैं इसको, सॉरी आई से डिनोट करते हैं बच्चे इसको, ये आई से लिखा जाता है I3 या I2। अगर I2 लिखा है तो डिनोटेड बाय आई लिख सकते हो, डिनोटेड बाय आई। अगर कहीं आई लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में आता है बच्चे आप, हाँ हम ये भी कह सकते हैं कि सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकती है, लेकिन सारी स्केलर आइडेंटिटी हो सकती है, बिकॉज आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए? फिक्स है, 1 ही होना चाहिए। इसी में नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 हो सकती हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर फर्स्ट बात क्या आती है बच्चे? अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट 0 हो और ऊपर सारे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, लाइक दिस। इसमें क्या होगा? पहले आपने डायगोनल एलिमेंट भर देने हैं A11, A22, A33।
यहां कोई भी एलिमेंट होंगे बट यहां फिक्स है जीरो ही होंगे। अगर ये सारे जीरो हैं बिलो द डायगोनल, तो इस बिलो द डायगोनल अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऊपर कुछ एलिमेंट दिए होंगे और नीचे हमेशा क्या होगा, जीरो जीरो होगा। अगर बोलेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी बच्चे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर सारे एलिमेंट जीरो जीरो होंगे। मतलब A11, A22, A33, इधर कोई भी एलिमेंट दे देगा, वो कोई भी एलिमेंट दे देगा। बाकी यहां क्या होगा बच्चे, जीरो जीरो। यहां अगर एलिमेंट सारे जीरो हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल जीरो है, नीचे एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, और नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, ऊपर एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर। देखिए इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट में लिख देता हूं इसको। अगर मैं आपसे कहूं मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम कितनी जीरो हो सकती हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, चलिए ऑर्डर भी लिख देता हूं n का मतलब मैंने बताया ना अभी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर ऑर्डर n है, n का मतलब हो गया n बाई n की कोई मैट्रिक्स है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट, मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा जब मैं मैट्रिक्स में बात कर रहा था, स्क्वायर मैट्रिक्स की या किसी भी मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, तो लाइक दिस वन, अगर मैं 3x3 की बात करूं तो ये आ जाएगा बच्चे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप देख रहे थे 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट कितने आ रहे थे, 9। टोटल एलिमेंट कितने आ रहे थे बच्चे, 9, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और डायगोनल की बात करूं तो बच्चे डायगोनल ये है हमारा, अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट थे, 3। अगर कोई मैट्रिक्स 4x4 की है तो उसके डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, 4। अगर कोई 5x5 की मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल में एलिमेंट कितने होंगे, 5। ऐसे ही कोई n/n की मैट्रिक्स है, n/n की मैट्रिक्स है अगर, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे बच्चे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, फटाफट से बताइए, टोटल एलिमेंट कितने होने वाले हैं। अगर मैट्रिक्स n/n की है तो, अगर मैट्रिक्स n/n की है तो टोटल एलिमेंट कितने होने वाले हैं, n इंटू n, दैट इज व्हाट, n स्क्वायर। अब समझिए जरा, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने बोला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मे बी अपर ट्रायंगुलर, दैट मे बी लोअर ट्रायंगुलर, तो आपको ये तो कंफर्म होगा कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे इसमें, टोटल एलिमेंट्स होने वाले हैं बच्चे n स्क्वायर। और अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, n/n की मैट्रिक्स में डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, n, क्योंकि मैंने बताया ना अभी 3x3 की मैट्रिक्स में डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं, 3। 4x4 की मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट कितने होते हैं, 4। तो ऐसे ही n/n की मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट कितने होने वाले हैं बच्चे, n। अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है n स्क्वायर, डायगोनल में कितने हैं, n। अगर मैं कहता हूं डायगोनल को छोड़ के टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स अदर देन डाया, टोटल थे n स्क्वायर, डायगोनल में थे n, तो डायगोनल वाले हटा दें तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ये एलिमेंट आ जाएंगे। डायगोनल को छोड़कर इधर और इधर मिलाकर टोटल एलिमेंट कितने हैं बच्चे, ये। और अगर बात करता है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, भाई आपको पता है 3x3 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल में ऊपर कितने एलिमेंट है, 3, तो नीचे भी कितने हैं, 3। ऊपर अगर 4 होंगे तो नीचे भी 4, मतलब 50-50 होते हैं। तो अगर मैं बात करूं
ये क्या है, अदर देन टोटल, तो ये हो गए। अब मैं बात करूं अगर आपसे टोटल जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टोटल जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज व्हाट, ये आ जाएगा बच्चे n स्क्वायर माइनस n, ये तो थे हमारे क्या डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट। अब ट्रायंगुलर में क्या होगा, अगर ऊपर एलिमेंट है तो जीरो खाली इधर होंगे, यानी हाफ पोर्शन में होंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय कितना 2 हो जाएगा। ये आ जाएंगे हमारे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि सारे एलिमेंट नंबर कुछ दे रखे हैं तो मिनिमम, ये तो फिक्स है जीरो रहेंगे अगर ये अपर ट्रायंगुलर है तो कम से कम इतने जीरो इसमें रहेंगे। ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सिमिलरली, बिल्कुल जरा अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम जीरो एलिमेंट, या मिनिमम जीरोस कर लेते हैं बस खाली, मिनिमम जीरो इन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स बोलिए, चलो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है कोई, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें मिनिमम कितने जीरो हो सकते हैं। भाई डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आपको मैंने बताया ऑफ ऑर्डर कर लो, चलो ऑर्डर n बाई n की बात करें तो देखिए टोटल एलिमेंट कितने होने वाले हैं बच्चे इसके, n स्क्वायर, और डायगोनल में कितने होने वाले हैं, डायगोनल में n। वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। भाई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल को छोड़ के इधर भी जीरो होते हैं और इधर भी जीरो होते हैं, और मैंने बताया था डायगोनल को छोड़ के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो टोटल जीरोस क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, बस सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जरा समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कहता है इफ टोटल जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज 6, total zeros in triangular matrix is 6, right possible order, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल जीरोस, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जीरोस दे रखे हैं, मिनिमम जीरोस दे रखे हैं 6, इफ टोटल जीरोस, मिनिमम टोटल जीरोस दे रखे हैं, अगर एक वर्ड और होगा मिनिमम, अगर 6 दे रखे हैं तो बताइए उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। मैंने मान लिया बच्चे ऑर्डर क्या था उसका, लेट ऑर्डर, ऑर्डर मान लेते हैं कितने बच्चे, ऑर्डर भी n बाई n, ऑर्डर कितना है बच्चे n बाई n। तो मिनिमम एलिमेंट इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है n स्क्वायर माइनस n बाई 2, बट ये कितना दे रखा है 6, मिनिमम जीरोस कितने दे रखे हैं 6। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू व्हाट 12, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करें तो 12 बाय, माइनस करें तो 1, 4 3 जा 12, तो n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं n कॉमन लेता हूं तो n माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेता हूं तो n माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो n आ जाएगा बच्चे माइनस 3 और n आ जाएगा कितना 4, माइनस 3 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव ऑर्डर नहीं हो सकता इसका। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, पॉसिबल ऑर्डर क्या रहा होगा बच्चे, वो होगा 4/4, तो 4/4 की वो मैट्रिक्स रही होगी। कई बार इसको उल्टा कर सकता है वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि कोई 3/3 की मैट्रिक्स है, उसके अंदर बताइए टोटल मिनिमम टोटल जीरोस कितने होंगे। भाई एग्जांपल क्या देगा, वो कहेगा राइट टोटल मिनिमम जीरोस इन 3/3 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की है, उसके अंदर मिनिमम जीरोस क्या हो सकते हैं। 3/3 की मैट्रिक्स है मतलब n कितना होगा बच्चे 3, तो मिनिमम जीरोस क्या होते थे याद है आपको, मिनिमम जीरोस ये हो जाएगा कितने n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3/2, 9 माइनस 3 6, 6/2 कितना आ जाएगा बच्चे 3।
तो 3/3 की मैट्रिक्स अगर है उसके अंदर मिनिमम जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। इसी क्वेश्चन को अब देखिए एक और नोट, अगर वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले, टोटल मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, टोटल मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं? पॉइंट बी नोटेड। अब क्या जीरो नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं ये पूछ सकता है वो। तो जरा गौर से सुनिएगा, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, सपोज n बाई n ऑर्डर की, n बाई n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। तो आपको पता है अगर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या तो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी, या तो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी, और n बाई n की है तो टोटल एलिमेंट कितने होने वाले हैं बच्चे इसके अंदर? n स्क्वायर। डायगोनल में कितने होने वाले हैं? n। तो अदर देन डायगोनल कितने होने वाले हैं? अदर देन डाया, ये होने n स्क्वायर माइनस n। लेकिन ट्रायंगुलर की बात करूं तो या तो वो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी। तो अगर वो अपर ट्रायंगुलर है तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? अपर पार्ट के, अपर पार्ट में जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि तो टोटल है उसके हाफ ही हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। तो ट्रायंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो उसमें अलग अलग कितने एलिमेंट हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट पूछा है, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो क्या हो सकते हैं बच्चे? टोटल मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे? एक तो ये वाला पार्ट रहा होगा, ये कितना है बच्चे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ये अलग अलग हो सकते हैं। और ये डायगोनल अलग हो सकता है, मतलब प्लस n और हो सकता है। और यहां तो फिक्स है अपर ट्रायंगुलर, तो 0 0 होंगे, तो 0 भी तो कोई एक एलिमेंट है, तो एक 0 और होगा। तो ये आ जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं दैट विल योर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n प्लस 1 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू। तो मैंने कहा ना बिल्कुल जीरो से हमने एडवांस तक पढ़ना है, मतलब छोटी छोटी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा। ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे, ट्रेस क्या होता है, या टोटल नंबर पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होती है, या फैक्टर वाला मेथड बताया, इसको शॉर्ट नोट में लिखते रहिएगा। अभी इसकी बात करूं, जैसे ये पॉइंट्स हैं हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको शॉर्ट नोट में लिखते रहना। देखिए n बाई n की कोई मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स से ध्यान रखना, तो टोटल डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? n। और ये सारे के सारे अलग हो सकते हैं, सारे के सारे क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। और क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इधर भी सारे एलिमेंट 0 होंगे, इधर भी सारे 0 होंगे, तो बाकी तो फिक्स है 0 ही होगा, वो तो एलिमेंट 0 है, यानी सारे के सारे अलग हो सकते हैं, मतलब n। तो टोटल मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स इज, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा कितना? n प्लस 1। n तो हो गए हमारे डायगोनल वाले और बाकी दोनों क्या है? 0 है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक लगा देना कितना? n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बार बार आएगा, हर टॉपिक में पढ़ोगे आप। अभी हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे, इसमें भी टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज पढ़ेंगे। पूरी जो भी पूरा वीक होगा, पूरे वीक का प्लानर आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये वीडियो बनाया था हमने, उसमें मैंने बताया था क्या क्या मिलने वाला है इस चैनल पे, और ये सब कुछ फ्री मिलने वाला है, पूरा कंटेंट मिलेगा। दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, इसलिए
बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि उस टाइम पे हमें वीडियो देखनी है और प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करने हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, तो रेगुलर बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसी में आता है बच्चे अब अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है बच्चे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है। ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज A11, A12, A21, A22 एंड बी अनदर मैट्रिक्स से B11, B12, B21, B22, ये मैट्रिक्स है और मैं इसको ऐड करना चाहता हूं A प्लस बी। व्हाट विल A प्लस बी? A प्लस बी क्या होगा बच्चा? वेरी सिंपल, फर्स्ट ऐड विद फर्स्ट, सेकेंड विद सेकेंड, मतलब A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऐड विद फर्स्ट, सेकेंड विद सेकेंड एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं A माइनस बी, दैट विल व्हाट, ये हो जाएगा बच्चे A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। ये कंडीशन है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी वो ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकते। एक बात और याद रखिएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, यानी A प्लस बी इज इक्वल टू होता है B प्लस A, मतलब एडिशन इज कम्यूट। एडिशन क्या होता है बच्चे? कम्यूट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसी में अगर मैं बात करूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या होगा? सपोज मैं बात करता हूं KA, वेयर K इज व्हाट, एनी स्केलर। तो KA अगर मुझे फाइंड आउट करना है, A मेरी मैट्रिक्स कोई A है, इसका मतलब होता है अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर की ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी मैट्रिक्स के अंदर, मतलब इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे KA11, KA12, KA21, KA22। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं इफ A इज इक्वल टू, A कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5 और मैं आपसे बोलता हूं फाइंड 3A, व्हाट विल दिस? 3A, 3A क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 3, 3 इंटू 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे अभी बात कर रहे थे इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, एक छोटा सा एग्जांपल इस टाइप से अगर आ जाए कंफ्यूज करने के लिए, कहता है इफ A एंड B आर टू मैट्रिक्स विद ऑर्डर x प्लस वाई बाय 2x माइनस वाई एंड 3/5 रिस्पेक्टिवली, तो कहता है फाइंड x एंड y। देखिए दो मैट्रिक्स दे रखी है और ध्यान दीजिए, A एंड B आर टू मैट्रिक्स विद ऑर्डर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड x एंड y इफ एडिशन ऑफ A एंड B एग्जिस्ट। कंडीशन लगाई उसने, कहता है अगर A और B का एडिशन हो सकता है तो x और y क्या रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर इनका एडिशन रहा होगा तो इसका ऑर्डर सेम होगा, रो के इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 3 और कॉलम के इक्वल, मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 5। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू व्हाट 8, सो x विल व्हाट 3/8, सॉरी 8/3। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, यहां कोई भी डिजिट दे सकता है वो, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा
मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22 एंड बी अनदर मैट्रिक्स B11, B12, B21, B22 और मैं चाहता हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे 7 बनता है। 7 का मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है। जैसे आपने एडिशन देखा ना, इस टाइप से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करोगे और उनको ऐड करते जाओगे। कैसे, जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट से और सेकंड की मल्टीप्लाई होगी सेकंड से। थर्ड होता तो थर्ड से मल्टीप्लाई, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा बच्चे, A11, B11। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया, A12, B21 और इन दोनों के बीच में आएगा प्लस साइन। इन दोनों के बीच में आएगा प्लस साइन। अगर और नंबर होता तो उसकी मल्टीप्लाई। अब इसकी से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब फर्स्ट रो की ही नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। अब इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट के और सेकंड वाले की सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा देखो, A11, B12 प्लस A12, B22। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है। पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, फिर अगेन इसकी। अब देखो फर्स्ट रो की दोनों से हो गई, अब सेकंड वाले की दोनों से मल्टीप्लाई करो। इसकी इससे कितना हो जाएगा, A21, B11 प्लस A22, B21। अब इसकी इससे ये आ जाएगा A21, B12 प्लस इस वाले की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी A22, B22। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट, फॉर मल्टीप्लाई के लिए जरूरी नहीं है खाली ऑर्डर सेम हो। मल्टीप्लाई के लिए जरूरी है कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होने चाहिए। और जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक न्यू मैट्रिक्स आती है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ A इंटू बी। ये आता है रो ऑफ फर्स्ट इंटू कॉलम ऑफ सेकंड। ये हमारा न्यू मैट्रिक्स जो बनती है उसका ऑर्डर आता है, डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना हो। इसमें ध्यान रखिएगा, इफ वैसे जनरली A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है। अगर ये इक्वल है देन हम बोलेंगे देन A एंड B आर कम्यूटेटिव, कम्यूट, यानी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बच्चे मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, रो क्या है, कॉलम क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और परमुटेशन कैसे आपस में रिलेट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स, देन एल्जेब्रिक ऑपरेशन। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ध्यान रखिएगा, इंडिया में किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम की मैं बात करूं, एनसीईआरटी बेस बुक होती है। अगर अभी इस वीडियो में एनसीईआरटी का नाम ले रहा हूं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम ले रहा हूं तो हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा, मैंने पहले ही कहा था कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि हम तो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है। आपको एक एक लाइन, किसी भी एंट्रेंस की मैं बात करूं, ये हमारी एनसीईआरटी बेस बुक होती है, ये आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बात कर सकते हैं। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताया ना, सॉल्विंग, ज्यादा से ज्यादा सॉल्विंग होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी होगी कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन। अगर इतने नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है।
तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे, ये सारे नोट्स तैयार करने करिएगा। इसके बाद हम आगे इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट सारे मिल जाएंगे, वो असाइनमेंट आपको सारे लगाने होंगे। यहाँ मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपके जो भी डाउट्स आएंगे उनको डाउट्स को आप कमेंट में लिख देना, ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए, यानी आपकी कोई भी डाउट ऐसा ना बचे जो आपको सॉल्यूशन ना मिल पाए। तो लगे साथ साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए।